जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम इतिहास की कहानी मेरी जुबानी। आज इतिहास की कहानी में मैं आपको पानीपत की द्वितीय लड़ाई की कहानी बताने जा रहा हूं कि पानीपत के मैदान में जो द्वितीय लड़ाई हुई थी, क्यों हुई, किसके बीच में हुई, क्या कारण थी, कि आखिर वो कौन सा व्यक्ति था जो मुग़ल साम्राज्य से फिर एक बार टकराने की ज़रूरत रखता था। तो आज इस विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ये लड़ाई होने का कारण क्या था, लड़ाई कहाँ से शुरुआत हुई और इसका क्या परिणाम हुआ। तो पूरी जानकारी हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत बाबर से होती है। जब बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध वो जीत लेते हैं। युद्ध जीतने के बाद धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो साम्राज्य का जब वो विस्तार करते हैं तो विस्तार करने पे तो हर जगह आदमी को नियुक्त करना पड़ता है देख रेख के लिए। तो वो तो दिल्ली में बैठते थे, उनका कंट्रोल जो रूम हुआ करता था बाबर का दिल्ली में, हेडक्वार्टर वो उनका दिल्ली था। और बाकी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये जो भी क्षेत्र हुआ करता था तो वहाँ पे हर जगह एक गवर्नर को वो नियुक्त करते थे ताकि वहाँ से वो कंट्रोलिंग को अच्छे से समझ सके, देख सके और सत्ता पे उनका अपना पकड़ बना रहे, इसलिए वो अपना गवर्नर को नियुक्त करते थे। तो उसी गवर्नर के दरमियान में, गवर्नर से पहले तो इनके विभाग जो हुआ करता था सैनिक विभाग, उसमें एक आदमी जिसका नाम शेरशाह हुआ करता था। तो वो उनकी नियुक्ति इनके सैनिक विभाग में हुआ। और सैनिक विभाग में जब हुआ तो इनमें सैनिक में भी ये असाधारण सैनिक हुआ करते थे जिनमें काफ़ी प्रबल बुद्धि, ज्ञान और शक्ति कि किसी भी युद्ध को कैसे जीता जाए, कैसे अपने दुश्मन को हराया जाए, इनमें वो संपूर्ण ज्ञान परिपूर्ण रूप से भरा पड़ा हुआ था। इस चीज़ को देखते हुए बाबर बहुत प्रसन्न रहते थे और एक समय ऐसा आया कि इनको अपना सैनिक विभाग में उच्च पद पर इनकी नियुक्ति हुई। और दिन प्रतिदिन बाबर के अनुसार, उनके अनुकूल ये खूब अच्छे काम करते गए और इनका कद धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य में बढ़ता जा रहा था। और एक दिन इतना ऊंचा इनका कद बढ़ा कि बाबर इनसे इतने प्रसन्न हुए कि इनको बंगाल और बिहार का गवर्नर वो नियुक्त कर देते हैं। और बंगाल और बिहार का जब वो गवर्नर नियुक्त कर देते हैं तो शायद शेरशाह सूरी भी इस चीज़ को वो नहीं जानते थे कि आने वाले समय में मैं इनके प्रति इतने कर्तव्यहीन और दुश्मन बन जाऊंगा और एक दिन ये दुश्मनी का बिगुल फूंक देंगे इनके प्रति। समय के साथ सब कुछ चलता जा रहा था। शेरशाह सूरी को बंगाल और बिहार का गवर्नर बना दिया गया मुग़ल साम्राज्य बाबर के द्वारा। तो जब बाबर इनको गवर्नर बनाते हैं यहाँ का, तो बड़ा शांति रूप से सब कुछ चलता जा रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है और बड़ा 4 साल के बाद इनकी मौत हो जाती है। तब तक सब कुछ शांति से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई लफड़ा नहीं, कहीं कोई विद्रोह नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं था। और शेरशाह सूरी भी बहुत शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। उस समय 26 दिसंबर सन 1530 का वो समय आता है जब बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के उपरांत उनके जो पुत्र हुमायूं, वो इस गद्दी पर उनका पकड़ होता है, उनको इस गद्दी का राजा बनाया जाता है और इस साम्राज्य को फिर से वो संभालते हैं। तब तक सब कुछ चल रहा था। जब ये शेरशाह सूरी, जब ये इनको यहाँ का गवर्नर बनाया जाता है बिहार और बंगाल का, तो लोग इनको जानने लगे और ये उस वक्त धीरे धीरे बंगाल और बिहार पर
और वहाँ के जनता जो भी हुआ करते थे उन पर ये अपना एक अलग प्रभाव बना लिए थे और वो वहाँ का खुद राजा के तौर पर इनको लोग मानने लगे थे। तो एक तो ये पकड़ हो गई थी कि भाई जहाँ पे इनको गवर्नर बनाया गया है मुगल साम्राज्य के द्वारा, वहाँ पे ये अपना वर्चस्व कायम कर चुके थे। उधर बाबर की मृत्यु हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं इनको एक प्रॉफिट हो गया था, क्योंकि जो बाबर में बात थी वो हुमायूं में नहीं हुआ करती थी बात। वो शेरशाह सूरी भली भांति जानते थे कि जो बाबर की बात है वो हुमायूं कर नहीं सकता है। और उसके बाद जब हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया 1530 में, तब पर भी गवर्नर वो बिहार का और बंगाल का ही थे। सब कुछ चलता जा रहा था उनके ही इशारे पर, हुमायूं के ही इशारे पर बंगाल और बिहार में काम हुआ करता था और तब तक शांतिपूर्वक ये समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है जब वो समय आया था 1537 का, जब हुमायूं किसी काम से अपने क्षेत्र को छोड़ करके बाहर के एरिया में भ्रमण के लिए निकले, तब शेरशाह सूरी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम दिल्ली की गद्दी को पाले। और वो दिल्ली के गद्दी को उस वक्त तो वो नहीं पाते हैं, पर जरूर वो बंगाल और बिहार की गद्दी को पे अपना ये साम्राज्य कायम कर लेते हैं और उन्हीं के प्रति ये विद्रोह कर बैठते हैं, जिन्होंने इनको गवर्नर नियुक्त किया, जिन्होंने इनको एक पहचान दी मुगल वंश, उन्हीं के प्रति ये विद्रोह शुरू कर देते हैं और बंगाल और बिहार पर अपना एक साम्राज्य ये कायम कर लेते हैं। जब उनको, हुमायूं को जब ये बात उनको जब मालूम चलती है कि शेरशाह सूरी हमारे प्रति ये विद्रोह किए हैं, तो उनको इस बात से बहुत कष्ट पहुंचता है और इनसे लड़ाई के लिए तैयार होते हैं और वो समझाते हैं कि हमने तुमको ये दिया, तुम हमारे प्रति विद्रोह क्यों किया, और तुम अभी भी है तुम्हारे पास कि तुम मान जाओ और ये राज तुम हमें लौटा दो। पर वो मानते नहीं हैं, क्योंकि उनके मन में ये लालच भर चुकी थी कि अभी तो हम बंगाल और बिहार को ही पाए हैं, अभी तो हमें दिल्ली भी पाना है, और वो पाते भी हैं। और वो हुमायूं के बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके पश्चात पहली बार हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में 26 जून 1539 को बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें बुरी तरह से हुमायूं पराजित होते हैं और शेरशाह सूरी की विजय का पताका लहराने लगा। इसके बाद फिर एक लड़ाई अगले साल यानी 1540 में, जिसे हम लोग जानते हैं बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई। एक ही लड़ाई को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है, बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई। इस लड़ाई में पूरी तरह से सफलता पाने के बाद हुमायूं को बुरी तरह से हराया जाता है और बुरी तरह से वो पराजित हो जाते हैं। और जब वो पराजित हो जाते हैं तो दिल्ली के सत्ता पर शेरशाह सूरी का शासनकाल होता है, उनका राज स्थापित हो जाता है और यहीं से वो सूरी वंश के संस्थापक कहलाते हैं और यहीं से सूरी वंश की स्थापना वो करते हैं और प्रथम सूरी वंश के ये संस्थापक होते हैं जिनका नाम शेरशाह सूरी। हालांकि इनको तो बचपन में फरीद खां के नाम से जाना जाता है और शेर खां, ये नाम के भी पीछे एक रोचक कहानी है। रोचक कहानी ये है क्योंकि ये फरीद खां से जो शेर खां बनते हैं
तो एक बार इन्होंने बचपन में एक शेर को एक तलवार में एक ही बार धड़ से वो अलग कर देते हैं, जिसके उपरांत इनको ये उपाधि दी जाती है शेर खां। और यहीं से इनके जीवन में ये नाम जुड़ जाता है, शेर खां, शेर शाह सूरी। इसीलिए इनका नाम जो पड़ा शेर शाह सूरी। और हुमायूं को हराने के बाद बिलग्राम कन्नौज की जो लड़ाई जीतने के बाद 1540 में बुरी तरह से मुगल साम्राज्य को नस्तो नाबूद कर देते हैं। और मुगल साम्राज्य का पतन हो जाने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर सूरी वंश की स्थापना करते हैं और यहाँ से ये सूरी का वंश को आगे बढ़ाते हैं। और वहाँ से तो हुमायूं भाग जाता है, क्योंकि इसकी मौत नहीं होती है, इसको भागने पे मजबूर कर दिया जाता है। और जितने भी इनके साम्राज्य होते हैं वो सारे साम्राज्य पर अपना ये अधिकार जमाते हैं शेर शाह सूरी। और ये भाग करके चले जाते हैं अफगानिस्तान, जहाँ से ये आए थे। पर वहाँ पे अमरकोट के राजा बिरसाल के नज़दीक में आने के बाद इनको ये काफ़ी सहायता वो करते हैं। तो इनके बाद क्या होता है कि समय तो चलता गया और 22 मई 1542 को शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है। वो कालिंजर का एक युद्ध हुआ था, उसमें इनकी मौत हो जाती है। तो वहाँ पे इनकी मौत हो जाती है। तो फिर इनके बाद इस साम्राज्य को इनका जो बड़ा वाला पुत्र होता है मोहम्मद शाह, इनके पुत्र जो इस्लाम शाह इनके पुत्र होते हैं बड़े वाले, और इनके जो पोता होते हैं वो होते हैं मोहम्मद शाह, मोहम्मद आदिल शाह इनके पोता। तो ये इस चीज़ को संभालते हैं। तो इनके पहले तो बड़े पुत्र आते हैं इस गद्दी पर और गद्दी को संभालते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक इनका दिल्ली में शासन चलता है, क्योंकि 1540 में हुमायूं को तो भगा दिया जाता है और 15 साल तक ये दिल्ली की गद्दी पर इनका अधिकार रहता है। दिल्ली हो, बिहार हो, बंगाल हो, आगरा हो, ये सारे जगह इनका अपना क्षेत्र हुआ करता था और इस सारे जगह पे ये कंट्रोलिंग किया करते थे और पूरी तरह से इनका राज्य चलता था। पर हुमायूं अभी जिंदा था, हुमायूं मरा नहीं। हुमायूं अभी भी उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हमें तो दिल्ली की गद्दी को पुनः पाना है, हमें अपने मुगल साम्राज्य को फिर से एक बार जिंदा करना है। तो इस ख्याल में वो रहते थे और वो समय फिर से एक बार आ जाती है। और 15 साल के बाद हुमायूं का वनवास खत्म होता है और 1555 का वो समय आता है जब बुरी तरह से सूरी वंश के जो द्वितीय शासक हुआ करते थे, उनका नाम इस्लाम शाह को वो बुरी तरह से हराते हैं, जो शेर शाह सूरी का पुत्र हुआ करते थे उस जमाने में। उनको ये हरा देते हैं और हराने के बाद दिल्ली पर और आगरा पर पुनः ये अपनी सत्ता को कायम करते हैं। तो ये तो दिल्ली ना हारे, अभी भी इनके पास बंगाल और बिहार की धरती इनके ही क्षेत्र में और उन पर इन्हीं का राज शासन चल रहा था। तो दिल्ली को ये हार चुके थे। दिल्ली से हारने के बाद ये वापस बंगाल के लिए प्रस्थान करते हैं और बंगाल चले जाते हैं और आगरा भी ये हार चुके थे। और हुमायूं इस चीज़ को जीत लेते हैं, दिल्ली को पुनः जीतते हैं 1555 में और दिल्ली पर अपना क्षेत्र को कायम करते हैं, अपनी सत्ता अपनी शक्ति को पुनः वो फैलाते हैं। फैलाने के बाद उसी बीच में हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी
1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है और ये बात इस्लाम शाह के पुत्र आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह को जब ये बात मालूम चल जाता है कि हमारे जो दुश्मन थे उनकी मौत हो चुकी है, तो ये बात उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का ये जरिया बनता है। और उस वक्त ये सोचने लगते हैं कि क्यों ना अपनी खोई हुई ज़मीन, अपनी खोई हुई सत्ता को फिर से हम हासिल क्यों ना कर लें। तो अब इनके दिमाग में ये प्लानिंग चलने लगा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि दिल्ली को जीत ला जाए। अब यहाँ पे बंगाल में बैठे हुए मोहम्मद आदिल शाह और उनके प्रधानमंत्री जो हेमू हुआ करते थे, तो हेमू तो हिंदू थे, जाति के बनिया, पर इनके दरबार में ये प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन थे और कोई भी निर्णय जो होता था युद्ध का, ये इनमें इनका बहुत रोल हुआ करता था और इनके इशारे पर ही बहुत कुछ का निर्णय राजा जो थे मोहम्मद आदिल शाह वो लिया करते थे। तो जब इनको ये बात की जानकारी होती है कि हुमायूं की मौत हो चुकी है और उस वक्त उनके जो बेटा हुआ करते थे अकबर, उस वक्त मात्र 13-14 साल की उनकी आयु हुआ करती थी, तो इनके लिए ये बहुत बड़ा खुशी का जानकारी मिली कि ऐसा क्यों न किया जाए कि प्लानिंग सेट करके दिल्ली पर आक्रमण करके फिर से दिल्ली की सत्ता को हथिया ली जाए। ये सारा बंगाल में तैयारी चल रही थी और ये लोग अपने स्तर से सारा प्लानिंग बना रहे थे और धीरे धीरे ये प्लानिंग को अब सफलता की ओर ले जाना चाह रहे थे। और इसी सफलता को पाने के लिए उन्होंने पहला आक्रमण आगरा पे वो करते हैं। हेमू के नेतृत्व में ये आगे बढ़ते हैं और सूरी वंश को यही आगे लेके चलते हैं। और उस वक्त जो सूरी वंश के जो थर्ड शासक हुआ करते थे, जिस वक्त ये पानीपत की लड़ाई हुई, तो सूरी वंश के थर्ड यानी 3 नंबर के जो शासक थे वो मोहम्मद आदिल शाह का ये प्रधानमंत्री हेमू हुआ करते थे। तो इनके देख रेख में ये आगरा पे ये पहला आक्रमण करते हैं और आगरा को ये जीत लेते हैं। आगरा को जीतने के बाद अब इनका नज़र दिल्ली पर, क्योंकि ये तो खुशी से उत्साह से भरे हुए थे कि हम तो आगरा को जीत चुके हैं, अब हमें दिल्ली को जीत लेनी है। और ये दिल्ली को जीतने के लिए व्याकुल थे कि कब हम दिल्ली को जीते। तो इनके पास सैनिक शक्ति काफ़ी हुआ करती थी, क्योंकि पहले से ही इनके पास यहाँ पे तो जमे हुए थे बंगाल में, बिहार में, और अभी अभी मुगल वंश हुमायूं तो आए थे बाहर से। इनके पास सैनिक शक्ति काफ़ी कमी थी सैनिक शक्ति में, पर इनके पास सबसे एक बड़ा जो हथियार हुआ करता था तोफ। ये तोफ का बहुत यूज करते थे और पानीपत की पहली लड़ाई को भी अगर जीते तो तोफ का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, रोल हुआ उस लड़ाई में। और इस लड़ाई में भी इनका मेन जो होता है, अधिकांश जीत का कारण ये भी बना और बहुत सारे रणनीति थी जीतने की। तो अब इनका कहानी है कि दिल्ली को अब जीता कैसे जाए। उधर अकबर को राज सिंहासन पर बैठाया गया बैरम खां के द्वारा, क्योंकि वो बैरम खां अकबर के संरक्षक हुआ करते थे, उनके अंगरक्षक। अब लड़ाई भी करनी है और जो उनके राजा अकबर उस वक्त गद्दी पर बैठे, उनकी आयु अल्प आयु किशोर अवस्था में 13-14 वर्ष की उनकी उम्र। अब क्या किया जाए, सैनिक शक्ति भी बहुत कम, पर लड़ाई तो लड़नी है।
पीछे हट नहीं सकते हैं। एक ही उपाय है कि अब ये लड़ाई को लड़ी जाए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए पानीपत का युद्ध का मैदान फिर से एक बार चुना जाता है। जिस प्रकार एक खिलाड़ी के लिए मैदान होता है खेलने के लिए, उसी प्रकार एक योद्धा के लिए एक मैदान होता है लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए उसी मैदान को फिर से एक बार चुना गया और वो दिन और 5 नवंबर 1556 वो समय हुआ करता था उस वक्त का, जब ये दोनों सेना आमने सामने पानीपत के मैदान में आ खड़ी हुई। और बैरम खां मुगल वंश के तरफ से उनके सेना का ये नेतृत्व कर रहे थे और इधर सूरी वंश के तरफ से हेमू इस लड़ाई का निभा रहे थे और नेतृत्व कर रहे थे। तो सूरी वंश के पास तो सैनिक शक्ति काफ़ी थी, लाखों की संख्या में ये उस मैदान में सैनिक को लाके खड़े कर दिए थे, जिसमें से 15,000 घोड़सवारी घोड़ों के साथ सैनिक आए थे, 30,000 हाथी के ऊपर सवार होकर के सैनिक आए थे, बाकी बचे हुए पैदल टुकड़ियों के ये अपना सैनिक के साथ उपस्थित थे उस मैदान में। उधर 20,000 सैनिक के साथ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान। और वो 5 नवंबर 1556 का वो समय था जब पानीपत के युद्ध के मैदान में आमने सामने की जब लड़ाई छिड़ी, तो 20,000 सैनिक को भी लेकर के इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी ये लड़ाई मुगल वंश जीत लेती है। अब जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था, इनकी कौन सी वो रणनीति थी जो हेमू के पास नहीं थी। इनके पास सबसे बड़ा हथियार था तोप। जब ये तोप के गोले को ये दागे उस हाथी के बीच में, उस झुंड के बीच में, तो हाथी इतने क्रोधित हुए उस गोले की आवाज़ को सुन करके कि अपने ही सैनिक को वो कुचलने लगे, चितिर बितिर कर करके अपने ही सैनिक को बर्बाद करने लगे। और इस वक्त वो तोप का गोला सटीक जगह पर वो उपयोग किए मुगल वंश जो बैरम खां जो थे उनके द्वारा। इधर हेमू उस हाथी के ऊपर सवार थे और उधर बैरम खां, दो सैनिक आपस में इस सेना नायक जो बने हुए थे, सैनिक के सेना नायक, वो आपस में इस तरह से लड़ रहे थे कि आज एक को तो मिटा ही देना है। और इसी दरमियान में बैरम खां के द्वारा जो तीर दागी जाती है वो हेमू के आंख में जाकर के लग जाती है, जिसके कारण हेमू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। फिर भी वो बहुत वीर और बहुत बहादुर योद्धा उस वक्त का हुआ करते थे और वो उठते हैं और अपने आंखों से तीर को वो निकालते हैं। तीर को निकालने के बाद फिर वो लड़ते हैं, पर उनके शरीर से इतनी खून बह जाने के कारण उनके शरीर में वो अब वो क्षमता नहीं थी कि वो पुनः फिर से वो युद्ध को संभाल सके। इधर वो सैनिक और सैनिक के जो मेन योद्धा जो थे वो उनको बुरी तरह से वो खत्म हो चुके थे। पूरी तरह से सैनिक चितिर बितिर की हालत में हो चुके थे और दोनों अपने पूरे बल क्षमता के साथ पानीपत के युद्ध में भरपूर कोशिश किए कि हम जीत ले तो हम जीत ले, पर अंत में ये पक्ष मुगल वंश के पक्ष में इनका निर्णय होता है और वो इस युद्ध को वो जीतते हैं। और उसके बाद जब हेमू बुरी तरह से घायल होकर के छिन्न भिन्न अवस्था में हाथी पे से जब गिर जाते हैं, फिर भी काफ़ी समय तक ये लड़ते हैं अपने आंखों पे पट्टी बांध करके पर जब शरीर इनका साथ नहीं देता है और ये बुरी तरह से खत्म हो जाते हैं,
तो बैरम खां इतने निर्दयता से इनके पास आकर के इनका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उनके सर को, माथे को काबुल भेज दिया जाता है इस जीत की खुशी में। बाकी का उनका बॉडी को अपने एरिया में ले जाते हैं और दिल्ली में जाकर के मेन चौराहे पर वो टांग देते हैं और टांगने के बाद ये संदेश जाहिर करते हैं कि भविष्य में मुगल साम्राज्य से अगर कोई भी अगर टकराएगा तो उसका यही हश्र होगा। और इस युद्ध के बाद सूरी वंश हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और सूरी वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली में एक बार फिर शानो शौकत के साथ मुगल वंश आगे के लिए उड़ान भरती है और उनके जितने भी सैनिक और जितने भी घोड़सवार सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, उस युद्ध में सारे इनके हो जाते हैं। तो इस युद्ध के बाद इनको दो फायदा हो जाता है। एक तो सूरी वंश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और बंगाल बिहार पर इनका जबरदस्त पकड़ हो जाता है और जो आगरा कोहाड़े थे उस पर भी ये पुनः इनका अधिकार होता है और एक बहुत अच्छा मैसेज ये दे पाते हैं कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ज़बरदस्त इनका इतना ज़बरदस्त पावर बनता है कि 300 साल से भी ऊपर इनका शासन होता है भारत में। तो इस तरह से पानीपत का युद्ध हुआ। क्या कारण था वो मैंने बताया, किसके बीच हुई। ये बाबर, ये जो मुगल वंश थे, मुगल वंश और सूरी वंश के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इसमें हुमायूं के जो पुत्र थे बाबर, हुमायूं के पुत्र अकबर, उनके द्वारा इस चीज़ में उनको कामयाबी मिली और उन्हीं के शासनकाल में ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई को जीती गई। तो चलिए, मैं इससे पहले आपको पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में जानकारी बताया कि कब और कैसे किसके बीच में हुई। आज मैं आपको पानीपत की द्वितीय लड़ाई की कहानी बताया और आने वाले समय में मैं पानीपत की तृतीय लड़ाई जो हुई थी उस विषय में आपको फिर से एक बार विस्तार पूर्वक कहानी को मैं बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।